हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। क्लास 7th की पॉलिटी की एनसीईआरटी में चैप्टर 8 हमें डिस्कस करना है, जिसका नेम है बाजार में एक कमीज। देखिए, हम कोई भी शर्ट वगैरह जो पहनते हैं उसके पीछे की हमें मेहनत नहीं पता होती है, या हमें ये नहीं पता होता है कि ये मटेरियल, इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, ये कहाँ से बनी, किस तरीके से बनी, इसमें क्या क्या एफर्ट्स लगाए गए। हम बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में, सुपर बाज़ार, बड़े बड़े मार्केट्स में जाके वो ईज़िली कोई भी टी शर्ट हमें पसंद आती है और हम बाय कर लेते हैं, लेकिन वो कैसे बनती है, किस किस के द्वारा बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है, आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एक्चुअली में, फिर बीच में कॉल आ गया था तो आवाज़ आ गई थी, इसलिए ये इसमें ऐसा लिखा हुआ है थोड़ा सा। चलिए खैर डिस्कस कर लेते हैं हम। कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान हैं स्वप्ना, जो कुरनूल आंध्र प्रदेश में रहती हैं। ये इनका एक खेत है जिसमें ये क्या उगाती हैं, कॉटन उगाती हैं, कपास उगाती हैं। अब कपास, जैसे भी अगर आपने कॉटन की खेती या कॉटन का पेड़ जो है कभी ना कभी अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि एक बॉक्स टाइप होता है, उसमें जैसे ही हम देखते हैं कि उसमें अंदर वो पूरा बंद होता है, जैसे ही कॉटन जो उग जाता है या जैसे परिपक्व जिसे कह सकते हैं कि जो परिपक्व हो जाता है, तो अपने आप ही वो कॉटन जो है वो खुलने लगता है। ये चीज़ आप सभी ने नोटिस की होगी या कभी ना कभी देखी होगी। तो यहाँ पे जिसे चटक कर नहीं खुलते, तो यहाँ पे अब कुछ कुछ होते हैं जो एक साथ, अब ये जो कॉटन होती है, जैसे हम धान वगैरह का जो पेड़ होता है या गेहूं का पेड़ होता है, तो इनकी हम कटाई जो है वो एक साथ करते हैं। बट कॉटन में ऐसा नहीं होता। कॉटन में धीरे धीरे कॉटन खुलता है और कॉटन ऊपर से ही पिक कर लिया जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो जानते होंगे। अब यहाँ पे स्वप्ना के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इनको ये अपने पति के साथ कुरनूल के बाजार में ना ले जाकर ये जो इनकी कॉटन होती है तो ये स्थानीय व्यापारी के पास ले जाते हैं। एंड अब इन्होंने स्थानीय व्यापारी के पास भी इनको क्यों ले जाना पड़ा, क्योंकि देखिए जब किस खेती नहीं हो रही थी तो इन्होंने अपने स्थानीय व्यापारी से ही कर्ज लिए थे। ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपीस इन्होंने कर्ज लिया था, और कर्ज में ये बात कही गई थी कि देखिए ब्याज जो है वो स्थानीय व्यापारी तो लेगा ही लेगा, लेकिन उसके अलावा जब स्वप्ना की कॉटन आएगी उग कर, तब वो स्वप्ना को किसे देना पड़ेगा, किसे बेचना पड़ेगा, इसी स्थानीय व्यापारी को। स्थानीय व्यापारी को बेचने में कोई बुराई नहीं है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो स्थानीय व्यापारी हैं, ये जो स्थानीय व्यापारी जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये करते क्या हैं कि जो मार्केट में मान लीजिए कि 1800 का कॉटन मिल रहा है तो ये ओनली ₹1500 प्रति क्विंटल ही लेते हैं। यानी हर एक क्विंटल में जो स्वप्ना है उन्हें 300 का लॉस होता है। मान लीजिए 2 कुंटल, 4 कुंटल, 5 कुंटल जितनी भी स्वप्ना की कॉटन होती है, तो आप मार्केट के हिसाब से मान के लगा सकते हैं, मोटा मोटा हिसाब कि 1000 रुपये या 1200 रुपये का उन्हें लॉस होगा। तो इस हिसाब से उनकी कॉटन जो है वो 6000 की होती है। उन्होंने चूंकि स्थानीय व्यापारी से ब्याज वो भी मोटी दर पर लिया था, तो स्थानीय व्यापारी जो है वो 3000 रुपीज़ काट लेता है एंड 3000 ही स्वप्ना को देता है। सॉरी। तो स्वप्ना यहाँ पे ये बोलती हैं कि क्या सिर्फ 3000 रुपीज़। तो यहाँ पे अब स्वप्ना के मन में ये चीज़ आती है कि उन्होंने 4 से 5 महीने पूरी मेहनत की। उन्होंने ये सोचा कि इस बार कॉटन जो है वो बढ़िया उगेगी, बहुत अच्छे से उन्होंने साफ किया और उन्हें ये उम्मीद थी स्वप्ना को कि अच्छे दाम मिलेंगे। बट यहाँ पे होता क्या है कि अच्छे दाम नहीं मिलते। ये इरोड की ही एक दुकान की इमेज है। अब यहाँ पे व्यापारी ये बोलता है कि अम्मा मैं तुम्हें अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम कुरनूल के मार्केट में जाके पता लगा लो। तो देखिए यहाँ पे चूंकि स्वप्ना ये चीज़ जानती है, बिल्कुल जानती है कि कॉटन जो है मार्केट में वो 1800 के ही दाम में है, क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वो आगे उससे बहस नहीं करती है। उसका रीज़न ये होता है कि अब उन्हें ये चीज़ पता होती है कि जब मान लीजिए कि अब बहुत टाइम पहाड़ी इलाकों में या बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि पूरे 12 महीने जो हैं वो रोज़गार नहीं मिलता। अब जिनके पास जो है इतनी ज़्यादा ज़मीन नहीं है कि उनका साल भर का गुजारा जो है सिर्फ ज़मीन से ही चल सके, तो उन्हें क्या करना पड़ता है कि जब उनके पास कोई भी रोज़गार नहीं होता तो उन स्थानीय व्यापारियों से ही कर्जा लेना पड़ता है। चाहे वो कोई भी बीमारी आ गई, बच्चों की फीस आ गई, कोई भी शादी विवाह, कुछ भी हो सकता है, कोई भी खर्चा आ सकता है, तो वो किसके थ्रू मिलता है? वो मिलता है स्थानीय व्यापारी के थ्रू ही।
इसलिए वो यहाँ पे कोई भी बहस नहीं करती हैं। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं इरोड का कपड़ा बाजार। जो अभी हमने इमेज देखी थी इरोड के कपड़ा बाजार की, तो एक बड़ी सी शॉप है जिसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे कपड़े जो हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखे हुए हैं। सो जैसे आज के टाइम पीरियड में भी हम देखते हैं, सो तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार जो है इंडिया में या वर्ल्ड में बहुत सारे जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, सो इरोड का कपड़ा मार्केट जो है वो भी एक बड़े मार्केट्स में से ही एक है। इस बाजार में अलग अलग प्रकार के कपड़े बेचे जाते हैं। अब यहाँ पे जो कपड़े मेनली जो बिकने आते हैं, तो आसपास के गांव के जो बुनकर होते हैं जो इन कपड़ों को बुनते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर बिकने आते हैं। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कुछ कार्यालय होते हैं जो इन कपड़ों को खरीद लेते हैं, और उसके अलावा दक्षिण भारत के शहरों में भी कुछ जो और व्यापारी होते हैं वो भी इस मार्केट से कपड़ा खरीदने आते हैं। अब देखिए, आप भले ही नॉर्थ इंडिया में रहते होंगे लेकिन आपको राजस्थानी जूती पहनने का बहुत शौक होगा, वहाँ के कपड़े पहनने का। सो अब जरूरी नहीं ना कि जो हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया में जो ट्रेडिशन जिस टाइप के कपड़े चलते हैं वही हमें अलग अलग कपड़े वगैरह पहनने का शौक होता है, अलग अलग स्टाइल करने का। सो इस टाइम पे इसी टाइप से अलग अलग चीज़ें जो है वो मिलती हैं। लेकिन वो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी कैसे, तो वो क्या होती हैं, वहीं के जो लोकल मार्केट्स वगैरह होते हैं तो उन्हीं के जो बुनकर वगैरह होते हैं उन्हीं के द्वारा उपलब्ध करवाई दी जाती हैं। सो बाजार के टाइम पीरियड में वो बुनकर भी मिलते हैं जो भी व्यापारियों के द्वारा ऑर्डर दिए जाते हैं। यानी बहुत टाइम आज के टाइम पीरियड में भी आप ऑनलाइन देख लीजिए, ऑफलाइन, कि आप ऑर्डर देकर भी अपने कपड़े सामान वगैरह बनवा लेते हैं। तो सेम उसी तरीके से बहुत सारे व्यापारी जो होते हैं वो जो स्थानीय बुनकर होते हैं उनको ऑर्डर दे देते हैं कि इतने आपको कपड़े बनाने हैं और इस टाइप के बनाने हैं, सो वो बनाकर दे देते हैं। दादन व्यवस्था देखते हैं कि क्या होता है। दादन व्यवस्था जो है मेनली यहाँ पे होता क्या है कि एक ऑर्डर टाइप दे दिया जाता है कि इतना और आपको माल वगैरह प्रोवाइड करवा दिया जाता है। सो इतना आपको माल वगैरह प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आपको बनाकर देना है, जिसे हम कह सकते हैं बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना जो होता है वही दादन व्यवस्था होती है। तो मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी ऑर्डर आते हैं, सो मैं उनको क्या कर देती हूँ, स्थानीय बुनकरों के पास दे देती हूँ कि आपको इतना कपड़ा तैयार करना है, इतना मैं आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा दूंगी और इतना जो है मैं आपको पैसा पे करूँगी। सो अगर आप रेडी हैं तो ठीक है, वरना नहीं। सो मेनली दादन व्यवस्था सिर्फ यही व्यवस्था है। ये तो हम ऑर्डर दे के कहीं से भी बनवा लेते हैं, लेकिन ऑर्डर देकर अगर हम किसी बुनकर को ऑर्डर उसके घर में ही कपड़ा तैयार करने को दे रहे हैं तो उसी को दादन व्यवस्था कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बट दादन व्यवस्था में ये प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो कपड़े बनवाए जाते हैं उनका जो दाम है वो बड़ा ही कम दिया जाता है, और उसी को आप हो सकता है मार्केट में जाके या बड़े बड़े मॉल्स में जाके आप उसी कपड़े को बेचते हो। सो हो सकता है कि आपने उस व्यक्ति को सिर्फ उस चीज़ का 10 रुपीज़ ही दिया है एंड उसे आप मार्केट में बेच रहे हो तो 100 में बेच रहे हो। चलो मान लेते हैं कि अगर आपका 30 रुपीज़ भी लागत आई है, सारे एक्स्ट्रा खर्च आए हैं, सारा आपका रेवेन्यू हुआ, सो फिर भी आप जो है कितने 60 रुपीज़ की कमाई तो एक्स्ट्रा इनकम जो है वो आपकी जनरेट हो ही रही है, क्योंकि 10 रुपीज़ आपने यहाँ दिया। सो दादन व्यवस्था का एक ये लूप होल हम कह सकते हैं, क्योंकि जो स्थानीय बुनकर होते हैं उनको ज़्यादा चीज़ें नहीं दी जाती हैं, ओनली मटेरियल उपलब्ध करवा दिया जाता है, बट उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। सो ये इमेजेस, ये जो 3 इमेजेस दी गई हैं 1, 2, 3 एंड इन्हीं का ये साइड में एक्सप्लेन किया गया है कि बाजार में एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों से इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माता जो लोग हैं, जो कंपनीज हैं, उनसे इन्होंने कांटेक्ट करके रखा है। सो उनके पास जो भी ऑर्डर आते हैं तो वो इनको प्रोवाइड करवा देते हैं, और धीरे धीरे अब ये जो लोग होते हैं सो इसमें अपना अलग अलग घर पे लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बिजली चालित करधे वगैरह होते हैं, सो लोग उन्हें खरीद लेते हैं और वहाँ पे काम करते हैं अपना। सो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अपना इसी तरीके से रोजगार मिलता है। अब यहाँ पे आपने वही जो है दादन व्यवस्था यानी पुटिंग आउट सिस्टम, अब यहाँ पे एक यही उदाहरण था कि जो मैंने अभी आपको दिया कि हो सकता है कि वो जो है, हो सकता है क्या नॉर्मली होता ही है कि इसमें ज़्यादातर जो है वो फ़ायदा लोगों को जो भी ऑर्डर वगैरह देते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा होता है।
अब बुनकर सहकारी संस्थाएं, बहुत सारी आपने संस्थाएं वगैरह देखी होंगी या बहुत सारी कंपनीज वगैरह देखी होंगी मूवीज़ में भी। अब जैसे सुई धागा मूवी आपने देखी होगी। सो सुई धागा मूवी में क्या थी कि लेडी जो थी वो सिलाई करती थी, तो एक सिलाई सेंटर टाइप था, लोग वहाँ जाते थे, मशीन वगैरह उनको प्रोवाइड करवाई जाती थी, वहाँ पे सारा मटेरियल दिया जाता था, सिर्फ उनको करना क्या होता था, वो वहाँ पे काम करती थी एंड अपना इवनिंग में, मॉर्निंग में, इवनिंग में जो भी उनका टाइम फिक्स होता था तो वो चले आते थे। अब यहाँ पे बुनकर सहकारी संस्थाएं क्या हैं कि दादन व्यवस्था में व्यापारी जो हैं वो बुनकर जो भी होते हैं बुनकर, उनको बहुत ही कम पैसा देते हैं और उनके व्यापारियों पर निर्भरता को कम करने के लिए, ताकि वो कम से कम निर्भर रहें, और जो बीच के बुनकर हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बट फिर भी उनको कम आमदनी हो रही है, तो उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा अलग अलग टाइम पे योजनाएं चलाई जाती हैं ताकि उनके लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आए जा सके। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना दिल्ली में, आपने देखा होगा दिल्ली में, आप व्लॉग यूट्यूब पे अगर आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो बहुत सारे व्लॉग वगैरह देख रहे होंगे, हॉल वीडियोस देखे होंगे, तो वहाँ पे आपने बहुत सारे मार्केट्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग वीडियोस बनाते हैं। अभी तो खैर मैं नहीं गई हूँ तो मैं नहीं, बट वीडियोस देख देख कर मेरा भी बड़ा दिल करता है कि मैं भी जाऊँ, मैं भी देखूँ एक्चुअल में कि क्या है चीज़ें वहाँ पे, क्या रियली में इतनी सस्ती सस्ती चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं या नहीं। खैर चलो जब हम जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे दिल्ली के निकट ही बहुत सारे मॉल वगैरह या बहुत सारी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं जहाँ पे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, और बहुत सारे कपड़े जो हैं वो बाहर के देशों में, जैसे अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में भी भेजे जाते हैं। सो यहाँ पे लोगों में क्या किया जाता है कि ये बुनकरों को या ग्राहकों को बनाने के लिए दे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे फैक्ट्री में क्या कर लिया जाता है कि कुछ लोगों को रख लिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे एक हिसाब टाइप लगाया गया है कि यहाँ पे आप देखिए कि मान लीजिए कि मजदूरों को भुगतान, दर्जी को जो है वो 3000 रुपीज़ दे दिया, इस्त्री करना यानी प्रेस वाले को 1.50 प्रति पीस यानी हर एक कपड़े का 1.5 रुपये दे दिया, जांच करने का 2000 रुपये दे दिया, धागे काटना वो बटन लगाने का जो है वो, तो मान लीजिए किसी एक इंसान का या किसी एक कंपनी का सिर्फ इतना ही खर्च आ रहा है, यानी अप्रॉक्स जो है 5000 के आसपास आ रहा है। लेकिन अब यही जो, अब मान लीजिए कि खर्च जो है, अब यहाँ पे जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज कितने रुपए की लगभग मिलेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ों की एक बड़ी दुकान, बहुत सी कमीजें जो हैं वो प्रस्तुत की गई। इस कमीज की कीमत जो रखी गई है वो $26 रखी गई है। यानी जो एक कमीज पड़ी वो लगभग कितने की पड़ी, 1800 रुपये में बेची जाएगी। एंड इंडिया में वही जो है ये लोग जो बना रहे थे तो उनको मुश्किल से कितना रुपए, 100 रुपये भी नहीं दिया जा रहा था। तो इसका मुनाफा आप देखिए, तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्कीम्स वगैरह नो डाउट लेकर आई जाती हैं, बट ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती हैं। नेक्स्ट है बाजार में लाभ कमाने वाले कौन हैं। सो बाजार में लाभ कमाने वाले मेनली जो हैं उत्पादनकर्ता, ये सुपरमार्केट के खरीदार को जोड़ देती है। अब यहाँ पे जो लोग ऑर्डर वगैरह देते हैं, जो लोग निवेश करते हैं, मेनली वही हैं जो लोग बनाते हैं। उन्हें एज सच इतना ज़्यादा किसी भी प्रकार का कोई भी फायदा नहीं मिलता है। सो ये था हमारा चैप्टर। आपने देखा होगा, आपने समझने का प्रयास किया होगा कि एक कमीज जो है वो बनकर आती है तो उसका नॉर्मल प्राइस जो है वो कितना हो सकता है और मार्केट में वो कितने दर पर बेची जा रही है। इस टाइप से आपने सभी को समझने का प्रयास किया होगा। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।